कभी सोचा है, जब नियम तोड़े जाते हैं या किसी के हक छीने जाते हैं तो होता क्या है? आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के उस पिलर की जो इन सभी सवालों का जवाब है, हमारी न्यायपालिका। जी हां, यही वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि देश में कानून का राज सबसे ऊपर रहे। देखिए, एक लोकतंत्र में ना हर नागरिक को कुछ बुनियादी हक मिलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इन हकों को छीनने की कोशिश करे तब क्या होगा? जब कानून टूटते हैं या कोई झगड़ा होता है, तब एक ऐसी ताकत की जरूरत पड़ती है जो बिना किसी के दबाव में आए सही और गलत का फैसला कर सके। तो सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में कोई कहां जाए? आखिर कौन है वो जो इन अधिकारों की हिफाजत करेगा और ये देखेगा कि इंसाफ मिले? और इसका जवाब है हमारी न्यायपालिका। ये अदालतों का मतलब कोर्ट्स का एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि कानून सबके लिए, जी हाँ, सबके लिए बराबर हो। ये देखता है कि कानून हर एक नागरिक पर एक जैसा लागू हो और किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। तो सवाल यह है कि न्यायपालिका असल में करती क्या है? चलिए, इसके 3 सबसे जरूरी कामों को समझते हैं। यही वो काम है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। सबसे पहला काम है झगड़ों को सुलझाना। अब ये झगड़ा चाहे 2 लोगों के बीच हो या किसी इंसान और सरकार के बीच या फिर 2 राज्यों के बीच हो। दूसरा काम है जुडिशियल रिव्यू, और ये बहुत बड़ी पावर है। इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे संविधान के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका उसे खारिज कर सकती है, रद्द कर सकती है। और तीसरा, कानून की हिफाजत करना और हमारे बुनियादी हकों को लागू करवाना। अब एक बात साफ है, न्यायपालिका ये सारे जरूरी काम तभी कर सकती है जब वो आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो। लेकिन इस आज़ादी का असल में मतलब क्या है? चलिए जरा इसे समझते हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए कि किसी बहुत पावरफुल नेता ने एक परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब अगर जज साहब उसी नेता के दबाव में हो तो क्या कभी सही फैसला आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक आज़ाद न्यायपालिका का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां जज बिना किसी डर या तरफदारी के सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से फैसले ले सके। और हमारे भारतीय संविधान ने इस आज़ादी को पक्का करने के लिए शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत अपनाया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार के दूसरे अंग, जैसे कि कानून बनाने वाली संसद या कानून लागू करने वाली सरकार, न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकते। और यही नहीं, जजों को नियुक्त करने का और उन्हें हटाने का प्रोसेस भी इतना सख्त बनाया गया है ताकि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि न्यायपालिका की आज़ादी क्यों जरूरी है, तो चलिए अब भारत में कोर्ट्स के स्ट्रक्चर पर एक नज़र डालते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? कोई एक केस इस पूरे सिस्टम से होके कैसे गुजरता है? भारत में ना एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मतलब सारी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका ढांचा एक पिरामिड जैसा है। सबसे नीचे बेस पर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जहां ज्यादातर लोगों के केस शुरू होते हैं। उनके ऊपर आते हैं राज्यों के हाई कोर्ट्स, और पिरामिड के सबसे ऊपर चोटी पर है भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो नई दिल्ली में है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ऊपर की अदालत का फैसला नीचे की सभी अदालतों को मानना ही पड़ता है। इस अपील सिस्टम को समझने के लिए सुधा गोयल का एक दुखद केस देखते हैं। हुआ ये कि 1983 में एक निचली अदालत ने सुधा के पति और ससुराल वालों को दहेज के लिए हत्या का दोषी पाया। लेकिन जब उन लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की तो उन्हें बरी कर दिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ महिला संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और फिर 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और पति और सास को दोषी ठहराया। ये केस दिखाता है कि इंसाफ की लड़ाई कितनी लंबी और मुश्किल हो सकती है। सुधा गोयल का जो केस था वो क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून के तहत आता है। ये उन अपराधों से जुड़ा है जो समाज के खिलाफ माने जाते हैं, जैसे चोरी, मर्डर वगैरह। ये सिविल लॉ यानी दीवानी कानून से अलग होता है, जो लोगों के आपसी झगड़ों को सुलझाता है, जैसे जमीन जायदाद, किराया या तलाक के मामले। क्रिमिनल केस की शुरुआत पुलिस में एफआईआर दर्ज होने से होती है, जबकि सिविल केस में जो प्रभावित है वो सीधे कोर्ट में याचिका डालता है। कहने को तो देश का हर नागरिक इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन क्या हकीकत में, असलियत में न्याय तक सबकी पहुंच बराबर है? सच तो ये है कि गरीबों के लिए कोर्ट तक पहुंचना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। कानूनी प्रक्रिया में एक तो पैसा बहुत लगता है, फिर इतनी सारी कागजी कार्रवाई होती है, और ऊपर से समय तो बहुत ही ज्यादा लगता है। अब सोचिए, एक गरीब इंसान जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उसके लिए ये सब कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसी मुश्किल को देखते हुए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट एक क्रांतिकारी चीज लेके आया,
जनहित याचिका यानी PIL। ये एक जबरदस्त कदम था। इसके तहत कोई भी इंसान या कोई भी संस्था उन लोगों की तरफ से केस फाइल कर सकती है जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कमाल की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भेजा गया एक सिंपल सा खत या टेलीग्राम भी PIL माना जा सकता है। चलिए PIL की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। बात है साल 2001 की। राजस्थान और उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा था और लाखों लोग भुखमरी की कगार पे पहुंच गए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस वक्त सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। तब एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली। इस पर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, उसमें भोजन का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो सबको खाना मुहैया कराए। और जानते हैं, स्कूलों में जो मिड डे मील स्कीम चलती है, उसकी शुरुआत भी इसी फैसले के बाद हुई। तो हमने देखा कि न्यायपालिका कितनी जरूरी भूमिका निभाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई चुनौतियां नहीं हैं। इंसाफ का जो वादा है वो अभी भी पूरी तरह से निभाया जाना बाकी है। आज के समय में भारतीय न्यायपालिका के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मुकदमों में होने वाली बेहिसाब देरी। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी का मतलब है इंसाफ से इनकार। और इस देरी की एक बहुत बड़ी वजह है जजों की कमी। दिसंबर 2022 के आंकड़ों को ही देखें तो देश की निचली अदालतों में ही जजों के 5,850 पद खाली थे। अब जरा सोचिए, जब जज ही पूरे नहीं होंगे तो केसों की सुनवाई कैसे होगी? और इस देरी का जो इंसानी पहलू है ना, वो बहुत दर्दनाक है। हाशिमपुरा नरसंहार को ही ले लीजिए। पीड़ितों के परिवारों को इंसाफ के लिए पूरे 31 साल तक एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़नी पड़ी। इतने लंबे इंतजार के बाद जो न्याय मिलता है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसे हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक बनाया गया है, उस सिस्टम में हम ये कैसे पक्का करें कि इंसाफ का वादा हर नागरिक तक, और सबसे ज़रूरी, बिना किसी देरी के पहुंचे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने